का क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा जीन्स किसमें पाए जाते हैं? सबसे छोटा जीन्स कौन-सा है? इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऑलरेडी नीट में भी देखे गए हैं, पूछे गए हैं। तो इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा कुछ तो नोट करेंगे, हेडिंग डालिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी। हाँ, लैक ओपेरॉन के बाद है। तो हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बाद ही एचजीपी हर्षित कहाँ रह गया, आज आया नहीं। एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में इसके बाद दिया हुआ है ना, देखो गोल्स ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हाँ, तो आप हेडिंग डालेंगे एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो नोट करेंगे, साइंटिस्ट prepared a detailed map of scientists prepared a detailed map of human genome and then the field of and then the field of genomic came into existence and then the field of genomics came into existence. The term genomics was coined by the term genomics was coined by थॉमस रोड्रिक। थॉमस का स्पेलिंग ले देता हूँ, आर एच आर थॉमस रोड्रिक, RODERIC, थॉमस रोड्रिक in 1986। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लुकेंगे, human genome consist of human genome का मतलब हुआ जाकर के देखो, जीनोम का मतलब हुआ जाकर के हमारे 23 + 23 क्रोमोसोम। जीनोम का मतलब क्या हुआ? जीनोम का मतलब हुआ हमारे दोनों 23 क्रोमोसोम। इनको, ये क्रोमोसोम को देखना कि भाई ये पहला वाला क्रोमोसोम है, इसके पहले वाले, इसका ये दूसरा पेयर हो गया, है ना? इसके यहाँ पे ए लोकाई पे, पहले लोकाई पे कौन जीन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे, ऐसे 1 से लेके 23 तक को मैप करना, इसका डायग्राम बनाना, इनकी पोजीशन बताना, फंक्शन बताना, इसको ह्यूमन जीनोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन base pair, that is 3 into 10 to power 9 base pair, that is 3 into, just please hold on, 3 into
Human genome approximately consists of 3 into 10 to power 9 billion base pair and बेस पेयर क्या होते हैं? बेस पेयर बेटा वो बताया ना कि देखो ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पढ़ा था हमने यस सर, बताया यस सर, यस सर, ए टी समझ आया यस सर, आ गया, ठीक है सर। बेस पेयर नेक्स्ट पॉइंट सॉरी इसी में full stop the overall expenditure was estimated to be approximately the overall expenditure estimated approximately $9 billion $9 billion आप समझ सकते हो कितना महंगा प्रोजेक्ट था ठीक है और ये फैक्चुअल चीज हो गई नेक्स्ट पॉइंट ऑफिशियली human genome project was launched on officially human genome project launched on October 1 1990 October 1 1990 by US Department of Energy and by US Department of Energy and National Institute of Health ठीक है the project was joined by Japan, France, Germany, etc. नेक्स्ट अब इसका गोल क्या था इस प्रोजेक्ट का गोल क्या था तो एक सब हेडिंग डालेंगे गोल्स ना व्हाट वाज द गोल्स टू आइडेंटिफाई approximately 20,000 to 25,000 to identify approximately 20,000 to 25,000 genes in human 25,000 20,000 to 25,000 genes in human next to identify uh, to identify the specific genes to identify specific gene that causes genetic disorder to identify those genes which causes genetic disorder next determine the sequence of 3 billion chemical base pair determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up human DNA सब बेस पेयर के बाद that make up human DNA next fourth store this information in database मतलब कंप्यूटर में store this information in database next improve the tool of data analysis improve the tool for data analysis
to transfer the technology to other sector, to transfer the technology to other sector like industries. Next, to address the possible ethical, legal, and social issues that may arise from this project, सर लेकिन इसमें एथिकल और लीगल इश्यूज कैसे आएंगे? देखो बताते हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से, लीगल इश्यूज पहले बताता हूँ। लीगल इश्यूज क्या है कि देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडिया तो आपको है ना, मैंने बताया लास्ट क्लास में, है ना, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि मेरा जो डीएनए है वो 50% मेरा जो डीएनए जीन्स का सीक्वेंस है, 50 डीएनए का सीक्वेंस है, बेस पेयर का सीक्वेंस है, वो 50% मेरी माँ से मैच करता होगा, 50% मेरे फादर से मैच करता होगा। और अगर कभी मुझे ये प्रूव करना पड़े कि ही इज लाइक शी इज माय मदर, तो मैं क्या करूंगा, अपने मदर का और अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा दूंगा, बता दूंगा देखो भाई 50% मैच कर रहा है, ठीक है, शी इज माय मदर, है ना। तो ये एक लीगल इशू हो गया कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ जेनेटिकली इस प्रोजेक्ट के बाद, आज मैं प्रूव कर सकता हूँ आज की डेट में कि शी इज माय मदर। अब क्या हुआ कि किसी मदर ने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्ट कर लिया क्योंकि वो इनफर्टाइल थी। अब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं ना वाले चैप्टर, है ना। तो किसी मदर ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्ट कर लिया, ठीक, पढ़ा था ना, याद है ना। अब किसी मदर ने जब टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्ट किया, तो अब सिनेरियो क्या है कि उसने किसी स्पर्म डोनर से स्पर्म लिया, है ना। अब वो लड़का तो पर्टिकुलर पेरेंट का है, तो उसने क्या किया, ये फादर था, ओरिजिनल फादर था, और ये ओरिजिनल मदर थी, लेकिन कपल इनफर्टाइल था। मदर ने क्या किया कि एग तो मदर का था और ये डोनर, स्पर्म डोनर है ना, तो ये F1 फादर है, ये स्पर्म डोनर है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ये ऑफस्प्रिंग बच्चा किनका है, बच्चा तो इन्हीं का है। लेकिन अगर इस आदमी को कभी इस बच्चे को प्रूव करना पड़े कि ही इज माय फादर, तो ये प्रूव नहीं कर सकता बायोलॉजिकली, बताओ कर सकता है? नो सर, नो सर। ये लीगली तो इसका फादर है, बायोलॉजिकली इसका फादर नहीं। ये क्या हो गया, इथिकल इश्यूज हो गया। क्लियर है, समझ गया ना। यस। ये इसका एथिकल इशू हो गया। तो पहला जो मैंने बताया वो लीगल एस्पेक्ट था, ये इसका एथिकल एस्पेक्ट था। आप समझा गया। अब ये बात ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब भी बनाया होगा तो उसके लीगल पार्ट में इस बात को वो किया होगा, क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो फिंगरप्रिंटिंग का एक अपना वो लीगल उसका एक फेस है, और उसको कैसे कहाँ तक उसको वैलिडिटी मिली है ये ऑलरेडी लिखा होगा कहीं पे, किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज जब किया होगा तो इसको लिखा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किस हद तक माना जाएगा। अगर ऐसा केस आ जाएगा तो क्या किया जाएगा, ये कोर्ट का जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो मेडिकल एस्पेक्ट होगा उसमें लिखा होगा, है ना। ये रूल्स आप समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या था, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब एक एक करके पॉइंट वाइज लिखते आना, है ना। Sir, two children from the same parent will have the same right. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दोनों का सेम, एक्चुअली क्या होता है ना, द टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट विल नॉट हैव सेम डीएनए, ठीक है, बट 50% उनका डीएनए उनके पेरेंट से मैच करेगा, ये मान लो। समझे, समझ आया कि नहीं आया, बताओ पहले।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अभी और क्लियर हो जाएगा जब मैं अभी बताऊंगा। देखो चलो पहले डीएनए फिंगर ये पढ़ लेते हैं। फिंगर प्रिंटिंग में जब मैं बता दूंगा तो फिंगर प्रिंटिंग आपको समझ में आ जाएगा कितना मैच करेगा कितना नहीं मैच करेगा, है ना। तो आप ये कभी कह सकते हो मेरी बात को कि इसका मतलब सर 50% नहीं भी मैच करेगा, तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, तो इस बात सही है कि 50% नहीं मैच करेगा। ठीक है, चलो तो सैलिएंट फीचर में पहला फीचर, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, total number of nucleotide base pair present in human genome is 3164.7 billion। पहला फीचर, ये कहां से पता चला? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। द एवरेज, नेक्स्ट पॉइंट है, द एवरेज जीन हैव 3000, the average gene have 3000 bases, but basis but their sizes vary greatly। The largest human gene is dystrophin। The largest human gene is dystrophin। It contains 2.4 million bases। Next point, the total number of genes present in human genome are 30,000। Next, maximum number of genes, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स आर 2968, which are found in क्रोमोसोम 1, हमारे क्रोमोसोम में, which are found in क्रोमोसोम 1। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एंड the minimum number are 231 genes, and the minimum number are 231 genes which are found in Y chromosome of human genome। सर क्रोमोसोम 1 का क्या मतलब है? मतलब बेटा हमारे 23 क्रोमोसोम है, 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम है। तो हमने सीक्वेंस किया ना ह्यूमन जो कि हमने इसका नाम दे दिया, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, याद आया? तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है क्या बोलते हैं ये डिलीशन की वजह से एक क्राइडूचाइड सिंड्रोम हो जाता है, वो 5th क्रोमोसोम में होता है, याद आया? यस सर। तो हमारी क्रोमोसोम की नंबरिंग हो गई। तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? पहला वाला जो हमारा क्रोमोसोम। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट about 99.9%, almost about 99.9% nucleotide are exactly same in all human beings।
तो इसका मतलब हम सब में डिफरेंस कितने का है? 0.1%। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मोर देन 50%, function of more than 50% discovered genes are not known. Next important point है, repeated sequence of nucleotide, repeated sequence of nucleotide make major portion of human genome. Only less than 2%, only less than 2% genes code for प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 98% क्या है बताइए भाई? ये नहीं है। 90% क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस है, और 2% ओनली क्या है? जीन से जो कोड करते हैं किसी चीज को। इसका मतलब 90%, 90%, 98% क्या है? बेकार का पार्ट है हमारे जीन्स का। क्लियर है? यस सर। आप Yes, sir. देखो, एक मुझे बताता हूँ। देखो, अब क्या है, ये जो रिपीटेड वाला सीक्वेंस है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं VNTR। समझे? तो हमारा पूरी बॉडी में हर सेल के अंदर जितना DNA है उसमें 2% तो जीन, 98% रिपीटेड सीक्वेंस। रिपीटेड सीक्वेंस के कुछ टुकड़े हैं, उनको हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। कैसे? मतलब क्या हुआ? मतलब कोई सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, वो 200 बार रिपीट है, फिर वो दूसरा सीक्वेंस है वो 150 बार रिपीट है, तीसरा सीक्वेंस है वो 102 बार रिपीट है। तो इस तरह के छोटे छोटे DNA के रिपीटेटिव टुकड़े होते हैं, उनको VNTR बोलते हैं। तो मुझ में और मेरी माँ का जो मैच करता होगा वो 50% VNTR मेरी माँ का मेरे VNTR से मैच करता है। इस तरह से मैं प्रूव करता हूँ। DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस तरह से प्रूव किया जाता है कि मेरी बायोलॉजिकल मदर कौन है। ठीक है? तो हम जब DNA फिंगरप्रिंटिंग में मैच कराते हैं तो क्या लगाते हैं? VNTR। VNTR क्या है? रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आप अब आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो VNTR मैच कराते हैं। नेक्स्ट, द रिपीटेड सीक्वेंस are known to have repeated sequence are known to have no direct function in coding. Next point, approximately 1.4 million location 1.4 million location have been identified where single base DNA difference occur in human genome. Sir, repeat कर दीजिए. Approximately 1.4 million location have been identified in human genome where
single base DNA difference occurs. मतलब कि इतनी जगहों पे जो जीन्स थे उनके जो डीएनए थे, उन डीएनए में सिर्फ एक बेस पेयर का डिफरेंस था। इस बात का ये मतलब। ठीक भाई, समझ आया? बोलो भाई। यस सर। ये फैक्चुअल बात थी, आपको ये याद करना पड़ेगा। हाँ सर जो 2% जीन्स हैं वो उसमें पेरेंट्स भी से मैच करते हैं। नहीं, वो तो हर इंसान से, वो मेरे और आपके भी 99.9% मैच करते होंगे। मेरे और आपके जीन्स में 0.1% का फर्क होगा, वो जो 2% है उनमें। ठीक है, मम्मी उस Yes, दिन आप वो नहीं रखी थी बिस्किट। ठीक। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब मैं आपको बताता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कैसे किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, होती क्या है ना? ये इतनी कहानी में समझा रहा होते दिन से, क्लियर है ना आपको? क्या होती, क्या चीज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो नोट करो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक employed to assist in identification of individual DNA fingerprinting is a technique employed to assist in identification of individual on the basis of their respective DNA profile. समझ आया? सद्दाम हुसैन साहब को जानते हो? जानते हो नहीं जानते? बोलो हाँ कि ना। यस सर। जानते हो ना? ठीक है। So he was, some people called he was democratic and some called he was autocratic person, whatever the case may be. लेकिन सद्दाम हुसैन साहब को उन्होंने अपने 5 हमशक्ल बनवा रखे थे, 5 सद्दाम हुसैन हूबहू। तो मतलब बिहेवियर में भी, है ना? और मतलब आप बिहेवियर, बात करने के अंदाज, दे वर ट्रेन्ड पीपल। आप ये बता पाना बहुत मुश्किल काम था, ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल था कि असली सद्दाम हुसैन कौन। ये सबसे बड़ा चैलेंज था अमेरिका के लिए, यूएस के लिए, कि अगर सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। ये बता पाना है मुश्किल है कि जिस आदमी को आपने पकड़ रखा वो असली है कि नहीं, है ना? तो ये बता पाना बहुत मुश्किल काम था, किस आदमी को ट्रेस किया जाए। अमेरिका ने 20 साल पहले सद्दाम हुसैन का डीएनए सीक्वेंस निकाल लिया। मुझे बात, 20 साल पहले, 15-20 साल पहले वो डीएनए सीक्वेंस पा गए सद्दाम हुसैन का, उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रख दिया। डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी आने के बाद उन्होंने सद्दाम हुसैन के डीएनए की प्रोफाइल बनाई। ठीक है, अब आसान काम हो गया कि अगर किसी आदमी को पकड़ा जाएगा तो 100% आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सद्दाम हुसैन है कि नहीं। और सोचिए, उन्होंने किसी हॉस्पिटल से सद्दाम हुसैन की सेल चुरा ली एफबीआई ने, और डीएनए की प्रोफाइल बनाई। एक्चुअल में जब सद्दाम हुसैन पकड़े गए तो उनकी स्वाब सेल से टेस्ट करके प्रूव कर दिया गया ही वाज एक्चुअली सद्दाम हुसैन। सो दैट्स हाउ द टेक्निक इज यूज्ड। और इसके और भी आगे चल के बहुत इम्प्लीकेशंस आएंगे, है ना? तो टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप होती जा रही है उतनी ज़्यादा ये खतरनाक भी होती जा रही है। समझ रहे हैं? तो बायोलॉजिकल ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के जितने प्रॉफिट हैं उसके उतने ही नुकसान हैं। आज की डेट में जो डिबेटेबल इशू चल रहा है, वो डिबेटेबल इशू ये चल रहा है कि डिजाइनर बेबी, किसी ने सुना है डिजाइनर बेबी क्या होता है? सुना है किसी ने? नहीं सर। नहीं सुना। मतलब कि अब ऐसे बच्चे बनाए जा सकते हैं जिनका कि दिमाग बिल्कुल, मतलब सुपर क्लास आइंस्टीन टाइप का दिमाग हो, फिजिकली वो किसी एथलीट या बॉक्सर की तरह फिट हो, दिखने में वो किसी भी मॉडल की तरह हैंडसम हो, मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जो आप सोच सकते हो,
जो आप कल्पना कर सकते हो, मतलब दिस इज नॉट द गॉड टू नेक्स्ट, बट दिस इज नेक्स्ट टू द गॉड, समझे? तो आप जैसा कल्पना कर सकते हो वैसे बच्चे बनाए जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके डीएनए को। लेकिन तो ऐसा माना जा रहा है कि जो रिच लोग होंगे, जैसे वो चाहते हैं, कोई बंदा चाहता है, कोई कपल चाहता है कि मेरा बच्चा पैदा हो वो इंटेलिजेंट हो, तो उसमें वो जीन्स डाल दिए जाएंगे कि वो इंटेलिजेंट ही बनेगा। ठीक है? तो बच्चे को पैदा होने से पहले उसको कस्टमाइज किया जा सकता है, और वो जो बच्चे बनेंगे उनको डिजाइनर बेबी कहा जाएगा। तो वो जो डिजाइनर बेबी होंगे वो हर तरह से सुपीरियर होंगे, ऐसा मानना है जो लोग। अब ये एथिकल इशू है, ऐसा मानना है कि इस तरह से ह्यूमंस की दो रेस क्रिएट हो जाएंगी, एक वो जो सुपीरियर रेस के हैं, दूसरे वो जो बाकी आम इंसान। तो इस तरह से सुपीरियर वाले इंफीरियर वालों पे रूल करेंगे, और दैट विल द क्लैश इन द ह्यूमैनिटी। तो ये इसका भविष्य बहुत खतरनाक है, इसलिए डिजाइनर बेबी के ऊपर बहस चल रही है। जैसे कि हमने क्लोनिंग बैन कर दिया, वैसे डिजाइनर बेबी भी बैन कर दिया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के Yes. जितने फायदे हैं उसके उतने नुकसान हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का इंसान बना लिया किसी कंट्री ने, या इलीगली किसी ने बना लिया, कोरिया, नॉर्थ कोरिया टाइप की कंट्री ने बना लिया, तो वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो किसी भी चीज के जितने पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है उसके बायोलॉजी में उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी उतने ही, है ना। टेक्नोलॉजी दोनों तरह से, इट्स बून, इट्स कर्स एज वेल। अब समझो। सर ये तो इलीगल होना चाहिए ना। हाँ, सर ये तो इलीगल होना चाहिए ना। तो इसीलिए देखो ना, 2000 व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, जब मैं एमएससी कर रहा था, तो उस समय न्यूज़पेपर में रोज आता था कि ह्यूमन का क्लोन बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। जर्मनी और साउथ कोरिया का कहना था कि उन्होंने 30 दिन का ह्यूमन का क्लोन बना लिया है। तो उसके बाद वर्ल्ड के जितने सारे धर्मगुरु थे, ठीक है ना, लाइक पोप, खलीफा, हिंदू धर्मगुरु जितने थे, और ये चर्च में भी दो तरह की चर्च हैं, एक पोप हो गए और दूसरे आपके रशिया में एक डेस्मंड टूटू करके चर्च के पोप हुआ करते थे। तो उन्होंने, इन सब ने मिलकर के इस बात को रिजेक्ट कर दिया, उसका अपोज किया कि इंसान को बनाने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले के पास है, और ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया गया, वरना साइंस ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था। और ह्यूमन क्लोनिंग अगर हो जाती तो बहुत खतरनाक चीज होती। सो दीज आर द बैन, और ये भी बैन होगा, ठीक है। एंड like biology is working on the future weapons as well. It's very interesting, biotechnology और biology is very interesting subject. They are working on future weapons as well. आपने अपने आधार में फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं, अमेरिका के पास 20 साल पहले से वो फिंगरप्रिंट और डीएनए का प्रिंट तैयार है, हर इंसान का, हर क्रिमिनल का, हर नॉर्मल आदमी का। दे हैव मेड फ्लाई लाइक रोबोट, उसका उसका आकार सिर्फ मक्खी के बराबर का है, और वो किसी भी इंसान की कॉर्निया को, किसी भी इंसान की कॉर्निया को और फिंगरप्रिंट को चलते फिरते लाखों की भीड़ में डिटेक्ट कर सकता है। अगर टारगेट लॉक कर दिया जाए तो पूरे वो अर्थ का, उसकी बैटरी में इतनी दम है कि पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा सकता है। और हजारों की भीड़ में जिस आदमी को टारगेट किया है, जिसका फिंगरप्रिंट पंच किया गया है, उस आदमी को ढूंढ करके, और उसमें इतना आरडीएक्स भरा हुआ है कि वो किसी भी आदमी के यहां से यहां तक छेद कर सकता है, उसको हिट करके मार सकता है स्पेसिफिकली, बिना किसी गलती के, विदाउट एनी एरर। These are the future weapons. They have been demonstrated and they have been made. That is the future of technology. तो बायोटेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक दिन ब दिन होती जा रही है, लाइक तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट इन द सेम टाइम इट्स वेरी डेंजरस टू। और भी बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी आप खुद से पढ़िएगा, इंटरनेट पे पढ़िएगा, मतलब इंटरनेट पे ऐसा कुछ भी नहीं, फेसबुक नहीं, ठीक है। ऑथेंटिक फिक्शंस पढ़ेंगे और रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इट्स डैम डेंजरस एज वेल, और इसका फ्यूचर जितना ब्राइट है, मतलब उतना ही खतरनाक भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको लिख के कैसे आना स्कूल में, तो विल राइट इट डाउन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो ये मैं बायोटेक में एक बार फिर से आपको बताऊंगा। आप ये डायग्राम आपको बना के आना, पहले मैं डायग्राम आपको सुना, दिख रहा है ना डायग्राम सबको? यस सर। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है। देखो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ब्लड सैंपल ले लिया गया, है ना। अब देखो क्या होता है कि हॉलीवुड मूवी तो देखते होगे ना,
नहीं दिखते क्या जी? देखते हो नहीं देखते? बोलो हाँ कि ना। यस यस सर। यस गुड। तो साइंस फिक्शन देखा करो, थोड़ा सा समझ में आएगा, आप समझो। तो आपने देखा होगा जो जैसे कई कोई क्राइम सीन होता है ना, वो लोग मूवी में दिखाते हैं या मूवी में या सीजन्स में दिखाते हैं कि उसका ब्लड सैंपल लिया गया है ना, तो या हेयर का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं क्राइम सीन पे, वो सब सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो सैंपल कलेक्ट करने का सपोज दैट कि 2 लोगों में एक की डेथ हो गई और सस्पेक्टेड 10 लोग, 10 15 20 लोग सस्पेक्टेड है। अब 20 में से किसने मारा है, बड़ा मुश्किल काम है। तो लड़ाई फड़ाई में क्या हुआ, उसने देखा कि दोनों में हाथापाई हुई और जो आदमी मारा गया, मरने से पहले उसके नेल्स के अंदर, मतलब लड़ाई में स्किन के, डेड स्किन के कुछ पार्ट आ गए, ये लिविंग स्किन के पार्ट आ गए, है ना। तो उसके नेल्स चेक किए जाएंगे। अब देखा गया कि 4 दिन पहले क्राइम हुआ था। अब उसमें जो सेल बची हैं, जिनमें डीएनए, जो जिंदा सेल है जिनमें डीएनए बचा हुआ है, बहुत कम सेल्स हैं। अब उतने सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 20 लोगों की कैसे की जाए, बड़ी मुश्किल काम है। या फिर ब्लड का कहीं पे स्टेन मिल गया है ना, ब्लड से निकाल लेते हैं, सीमेन से निकाल लेते हैं, है ना। तो किसी भी पार्ट से, जो भी पार्ट मिल गया वहां से सैंपल ले लेते हैं। अब डीएनए, अब ब्लड में, आरबीसी में तो डीएनए होता नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी निकालेंगे, डब्ल्यूबीसी से डीएनए निकाल लिया। अब ये मत समझना कि ब्लड से कहां से डीएनए निकाला सर, न्यूक्लियस ही नहीं होती उसमें, तो डब्ल्यूबीसी से निकल आएगा, है ना। तो वहां से सैंपल ले लिया। डीएनए को क्या किया, अच्छा डीएनए को ब्रेक करने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम यूज करेंगे, एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस हम लोग ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बायोटेक में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये एक एंजाइम होते हैं, दे ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। तो एक एंजाइम होता है, ये डीएनए को उसके फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितना, किनको बोला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनको बोलते हैं। तो हमने क्या किया, उससे डीएनए को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू बैंड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस इन एन एग्रोस जेल। अब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को भाई साहब हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या चीज समझिए, अभी क्या किया गया, एक बॉक्स है और उसमें जेल है, जेल के अंदर क्या किया, अब डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए, यहाँ पे डीएनए के टुकड़े सब डाल दिए। अब ये डीएनए नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जिससे कि क्या होता है, डीएनए फ्लो करना स्टार्ट करता है। कहाँ, डीएनए खुद में नेगेटिव, तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जो बड़े फ्रेगमेंट होंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे आगे आ जाएंगे। इस तरह से डीएनए के बैंड्स बन जाते हैं। तो डीएनए के बैंड, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब डीएनए बैंड्स in the gel are transferred into nylon membrane and technique known is southern blotting। ठीक है। अब क्या करते हैं, जेल के ऊपर एक नाइलोन की पतली सी मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिससे कि डीएनए के बैंड उसमें चिपक जाते हैं। और इस टेक्निक को, जेल से डीएनए के बैंड इस फिल्म में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग से डीएनए की फिल्म बनाई जाती है ना, क्या फिल्म में चिपकाया जाता है डीएनए को। अब क्या करते हैं, डीएनए प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब क्या करते हैं, जो डीएनए हमारा टारगेटेड है, अब हमने क्या किया, जिस बंदे के डीएनए का सैंपल था, उस बंदे के डीएनए के सैंपल के हमने एक सिंगल स्ट्रैंड के क्या बना लिए, फ्रेगमेंट बना लिए। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम तैयार करते हैं। तो जो जितने लोग सस्पेक्ट हैं, सबका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिया जाएगा और सबका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस फिल्म में छोड़ दिया जाएगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक्चुअल वाला आदमी है जिसका डीएनए सैंपल में है ना, उसका डीएनए उस प्रोब से जुड़ जाएगा। प्रोब में हम क्या करते हैं, तो मतलब हमने क्या किया, जो प्रोब सिलेक्ट किया, प्रोब किसका है, प्रोब सस्पेक्टेड आदमी का है। तो वो प्रोब है क्या, एक डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, उसको हमने क्या बना रखा, उसको रेडियो एक्टिव बना रखा है ना। तो अब हमने क्या किया, द डीएनए प्रोब बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जिस आदमी का डीएनए होगा, बाकी अगर 19 लोगों में से 19 लोगों का डीएनए तो मैच नहीं करता होगा, तो वो प्रोब जाएगा लेकिन उससे मैच नहीं करेगा, मतलब कि उसके साथ में डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन जो एक्चुअल सस्पेक्ट है, उसका डीएनए जब जाएगा, तो इस डीएनए की फिल्म में जो डीएनए के टुकड़े हैं उनके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा।
तो प्रोब जब जुड़ जाएगा, एक्सेस ऑफ डीएनए प्रोब वॉश्ड आउट, तो जो बेकार के डीएनए जिन्होंने पेयरिंग नहीं की उनको वॉश आउट कर दिया गया, ठीक है। एट दिस स्टेज द रेडियो एक्टिविटी प्रोब इज बाउंड टू द डीएनए पैटर्न मेम्ब्रेन। अब रेडियो एक्टिव प्रोब है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म में, अब क्या करेंगे, एक्सरे उस फिल्म को ले आके एक्सरे में रख देंगे, तो प्रोब जो होगा वो ग्लो करेगा, शाइन करेगा, और क्या होगा, एक्सरे फिल्म विल डेवलप एंड मेक द विजिबल पैटर्न और बॉन्ड विच इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जहां जहां पे बॉन्ड बना हुआ है इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। जिसका भी डीएनए, जिसका भी प्रोब डीएनए सैंपल से मैच कर गया, हम बता देंगे यही आदमी सस्पेक्ट था, इसी ने क्राइम। समझ आया कहानी? कोई डाउट? बोलो भाई। अलीना यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो ये पूरा? फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है? फोर्थ स्टेप में रुको बताता हूँ। फोर्थ कौन वाला? ये वाला, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में मैंने बताया ना कि हमने क्या किया, एक चौकोर वो ले रखा है, बोर्ड ले रखा है, बोर्ड के अंदर जेल भरा हुआ है, एक तरफ डीएनए के टुकड़े जो हमने टुकड़े तोड़े हैं वो डाल दिए, दूसरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, तो अब क्या हुआ, उस जेल में डीएनए मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो मूव करने की वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट इकट्ठा हो जाएंगे। समझ आया? फिर इन्हीं फ्रेगमेंट के ऊपर हम नायलॉन की फिल्म लगा देंगे, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग बैंड बने वो फिल्म में चिपक जाएंगे। क्लियर? यस सर। ओके। इंसिया समझ आया? सर एक बार 10th और 11th बता दीजिए। 10th में, ठीक है। अब हमने क्या किया, वो प्रोब वाला तो समझ में आ गया ना, प्रोब क्या है, यस सर। ठीक है। अब क्या है, प्रोब रेडियो एक्टिव है। अब हमने क्या किया कि जहां जहां प्रोब रेडियो एक्टिव है, तो नॉर्मल वाले डीएनए में रेडियो एक्टिव डीएनए लगा हुआ है। अब हमने इस फिल्म को क्या किया, इस फिल्म को रख दिया किसमें, एक्सरे में, एक्सरे के सामने रखा। जब एक्सरे के सामने रखा तो जहां जहां प्रोब है वहां वहां चमकने लगा, और उसको उसकी हमने पिक्चर ले ली, फोटो ले ली, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता लग गया कि मैच कर रहा है डीएनए, नहीं मैच कर रहा है। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बात जो कहानी मैंने बताई इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? हेडिंग डालो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। सर नॉर्मल फिंगरप्रिंट से कैसे पता चलता है? देखो एक बात समझो, जैसे आपने क्या किया, आप समझो मेरी बात। मैं हटा दूं ये वाला? यस। देखो अभी क्या किया, मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने डीएनए का सैंपल ले रखा है ना। अब ये जो फ्रेगमेंट है ये किसके हैं, मेरे फ्रेगमेंट है ना। तो मान लो मेरे फ्रेगमेंट है डीएनए के, ये मान लो आपके फ्रेगमेंट है डीएनए के। अब डीएनए का फ्रेगमेंट है, अब मैं मैच करना चाहता हूँ कि मेरा ही डीएनए है, मैं कहता हूँ मेरा ही सैंपल है। अब कैसे करूंगा, तो मैं फिर से मेरा अपना डीएनए निकालूंगा। अब देखो मेरा डीएनए है तो दो स्टैंड होंगे, ए टी ए टी ए टी ए टी, ये वाला डीएनए है, तो मेरे अंदर ये डीएनए कहीं ना कहीं तो होगा, है कि नहीं है? यस सर। तो मेरा कोई डीएनए, मेरे पास ये डीएनए होगा ए टी ए टी ए टी ए टी, है ना। इसका दूसरा स्टैंड भी तो होगा ना, टी यस सर। ए टी ए, ये सीक्वेंस भी तो होगा। अब तुमने क्या किया कि मेरा ये जो सैंपल है इसको रेडियो एक्टिव बना दिया और इसको डाल दिया इस फिल्म में। इस फिल्म में गया, ये वाला तो नहीं बैच करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा बताओ? ये दोनों रेडियो एक्टिव है ना। इसको आपने क्या कहा, प्रोब, इन सबको प्रोब का, इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस है, तो ये वाला सीक्वेंस जाकर के यहाँ पे चिपक जाएगा ना। और इस वाले में तो रेडियो एक्टिव है, तो ये क्या कहे, एक्सरे फिल्म में चिपकेगा भी, बताओ चिपकेगा नहीं चिपकेगा? यस। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रोब चिपक गया, इसका मतलब भाई साहब ये सिंपल आपका ही है। समझ गए? सर ये 80 जाके लगेगा ना उसके साथ? हाँ ये के साथ ये लगेगा, टी ए जाके लग जाएगा। ये वाला नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं चिपकेगा, है ना, क्योंकि सेम सीक्वेंस है।
जिसका अपोजिट स्टैंड है TA वाला, ये चिपक जाएगा नीचे वाला, समझे? ये वाला जाके ये वाला स्टैंड यहाँ पे जाके, तो अब आप इसको क्या बोलोगे? इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन फिल्म में हो जाए तो समझिए कि जिसका प्रोब में जिसका डीएनए लिया गया है उसी आदमी का डीएनए सैंपल भी उसी का है। तो 20 लोग पकड़ लिए, ये हो गया सैंपल। अब आप इस तरह से 20 लोगों को टेस्ट करेंगे, जिसके डीएनए के सैंपल से हाइब्रिडाइज हो जाएगा वही असली क्रिमिनल है। समझ गए? सर मतलब वो जो 20 लोग हैं उनको करते क्या है, मतलब फिर उनका फिंगरप्रिंट लेते हैं? हाँ, उनका सबका डीएनए निकालना पड़ेगा, सबका डीएनए का प्रोब बनाया जाएगा। अच्छा, ओके सर। पहले सैंपल का हम लोग बना लेंगे, एग्रो जेल से फिल्म बना लेंगे, है ना। अब जो बाकी 20 लोग हैं उनका डीएनए निकाल के उसको ब्रेक करके उनका प्रोब बनाया जाएगा और उनके डीएनए को रेडियो एक्टिव कर देंगे। ठीक है, अब समझे? यस सर। है ना? सर प्रोब तो पहले सॉरी बाद में बनेगा ना, जब हम सैंपल उसमें हाँ, पहले डालेंगे। सैंपल ले लेंगे, हाँ प्रोब बाद में बनाएंगे ना। हाँ यस, ओके। हाँ, चलो नोट कर लो। अच्छा, एक चीज और है, हाँ मैं जो आपको बता रहा था, तो मैंने आपसे बताया कि जो आदमी मर गया उसके नेल्स में 10-15 सेल निकली। अब वो इतना कम डीएनए है कि हम 20 बार टेस्ट नहीं कर सकते सैंपल को। अब हमको उस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं, पीसीआर टेक्निक। पीसीआर का फुल फॉर्म, तो पहले हमने क्या किया, डीएनए का सैंपल निकाला, कौन, ये वाला सैंपल। अब हमने सैंपल लेकर अब हम इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो हम उसको पीसीआर से पास करेंगे। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चैन रिएक्शन ऐसी प्रोसेस है कि अगर एक डीएनए है, एक डीएनए को हमने पीसीआर में डाल दिया तो कुछ घंटों में 1 बिलियन डीएनए बनाए जा सकते हैं डीएनए से। समझ आया? तो इसकी इतनी सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। तो अगर सैंपल साइज छोटा है ना, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उस डीएनए को मल्टीप्लाई करके पीसीआर करा के उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, फिर शुरू करेंगे काम। क्लियर? Yes, sir. नोट करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल इज आइसोलेटेड। पहला पॉइंट है, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल ऑफ ब्लड, कॉमा सीमेन और other tissues. Next point, if DNA is in poor condition and sample is available, if DNA is in poor condition and sample is available in minute quantity and sample is available in minute quantity, then we will pass it to PCR technique. Then we will pass it to PCR technique. By this way, many copies of sample will be made. Many copies of Sample will be produced. Third point, DNA molecule are cleaved मतलब कैंची से काट देना। DNA molecule are cleaved
with the help of restriction endonucleases enzyme. The DNA fragment contain VNTR. याद है अभी पढ़ाया था ना? The DNA fragment contain VNTR are separated by these enzymes. Next point. DNA fragment are sorted out. DNA fragment are sorted out according to their length by agarose gel electrophoresis. Next, double stranded DNA सर electrophoresis, agarose gel electrophoresis. Double stranded DNA is now split into single stranded DNA. Double stranded DNA now split into single stranded DNA with the help of alkaline chemical. Next, now these fragment in gel are copied into nylon nitrocellulose, film, which is called southern blotting. अभी बताया मैंने, which is called southern blotting. Next point, a specific DNA probe, are prepared in laboratory. A specific DNA probe are prepared in laboratory. These contain a repeated sequence. Of nucleotide complementary to those on VNTR. Full stop. These are made
radioactive. These are made radioactive. Full stop. The radioactive DNA probe bind to the repeated sequence on nylon sheet. The process is called Sir, bind to hybridization. the Huh? bind to the repeated sequence. Sequence on nylon sheet. The process is called hybridization. Next point. And X-ray film is prepared by the process of an X-ray film is prepared by the process of autoradiography. Autoradiography. ठीक है? By this way, DNA fingerprint. By this way, DNA fingerprint or profile by this way DNA fingerprint or profile is made. ठीक है? ठीक भाई, बताइए, कोई डाउट? No, sir. तो ये था हमारा चैप्टर जेनेटिक्स का, है ना? ठीक है, तो जेनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को पहले बताओ कोई डाउट, किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे, किसी हेडिंग में कोई डाउट बताइए पहले, फिर आगे बात की जाएगी। बोलिए भाई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा जाए? कौन सा पढ़ना चाहते बताइए? किसी का कोई पेपर, कोई एग्जाम, फोर्थ कमिंग एग्जाम? सर अभी तो यूटी होगा। यूटी में, वही यूटी में कौन सा है, क्या पूछा जाएगा? सर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम लोग स्कूल से, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल हमारे बराबरी भी चल रहा होगा। यस सर, अभी तो जेनेटिक्स शुरू हुआ है। हाँ, टेंशन मत लेना, देखना हम लोग पूरा सिलेबस इतनी जल्दी कर लेंगे ना, और वो भी नीट के लेवल पे, बिना किसी डाउट के। तो एनसीईआरटी छोड़ ही दो। अच्छा, बैकअप अलीना, मुझे मतलब सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसको रिवाइज कर देंगे, है ना? तब तक क्या है कि अगर आपको कोई चैप्टर का चाहिए, आप वीडियो ले लो निष्कर्ष जी से, और रिवीजन तो हमारा कई बार हो ही जाएगा, तो जिसका जिसका छूटा होगा रिवीजन में निपट जाएगा, है ना? तब तक आप एक काम कर सकते हो कि जो वीडियो बैकअप है वो ले लो, नोट्स बना लो या नोट्स ले लो, है ना? ये करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस अपना बहुत पहले हो जाएगा, बोर्ड के बहुत पहले हो जाएगा, हम लोग कई बार रिपीट भी कर लेंगे, तो उसकी आपको ओके सर। सिलेबस, सर है ना? आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ा दिए थे? हाँ, बहुत बैच तो काफी पहले चल रहा है, काफी पहले से पूरा, और सब चैप्टर एकदम बिल्कुल इलॉबरेट वे में बताया, बिल्कुल मतलब नीट के हिसाब से पढ़ाया तुम लोगों को। एटलीस्ट 12th वालों को तो मैं बिल्कुल, इवन जब 11th में थे तब भी मैंने उतना पढ़ाया था, जो अभी बच्चे 12th में हैं उनको पूरा, अगर अच्छे से किसी ने पढ़ा होगा तो उसको नीट के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर नोट्स पढ़ लेगा 100% उसका। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट किया जाए, बताओ भाई जल्दी।
हालांकि जो आपके पहले वाला बैच है वो आपसे आगे, मतलब उसमें डिजीज कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, डिजीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि सर एवोल्यूशन नहीं डिजीज पढ़ा दो, तो उनके, क्योंकि उनमें से 2-3 थे जिनके, 2 लोग हैं जिनके यूटी में आ रहा है, तो आपका किसी का यूटी में आ रहा हो तो बताओ भाई। तो यूटी में तो अभी 3-4 ही आएंगे, फर्स्ट सेकंड पहले आए थे। अच्छा, फर्स्ट सेकंड पहले आए थे, ठीक है। तो ह्यूमन डिजीज स्टार्ट किया जाए आपका भी, उन्हीं के साथ साथ चले जैसे उनको पढ़ा रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ह्यूमन डिजीज ही आपको भी, आपका भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो काम करते हैं, पहले डिजीज कर लेते हैं, फिर एवोल्यूशन करा दूंगा। और सबसे बकवास चैप्टर है ये, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, में कुछ भी नहीं, ना कुछ समझने के लिए ना कुछ लिखने के लिए, बट फिर भी मैं करवाऊंगा जरूर, है ना। और माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये अच्छा चैप्टर ठीक है, सो है ना, बहुत टफ है ना, बहुत इजी है, लाइक बट इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर फूड एज वेल एज नीड, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी बहुत इजी चैप्टर है, ऐसे ही चलता फिरता चैप्टर नॉर्मल टाइप का। फिर जो नेक्स्ट जो हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर होंगे वो बायोटेक आएंगे, और फिर इकोलॉजी, तो भाई जेनेटिक्स के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इकोलॉजी का ये नीड है, तो तुम करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि डिजीज स्टार्ट कर दिया जाए, बताइए करा जाए? यस सर। यस। एवोल्यूशन बहुत बोरिंग और बहुत बड़ा है, हालांकि डिजीज ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर एवोल्यूशन ही करेंगे। तो दोनों लोगों को मैं पैरेलली चला रहा हूँ, वो उनका बैच पहले स्टार्ट हो गया था, वो थोड़ा सा आगे आपसे एक चैप्टर आगे। डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो पहले आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हेल्थ, हेल्थ क्या चीज? तो बता सकता है व्हाट इज हेल्थ? डिजीज फ्री पर्सन इज नॉट हेल्दी, यू कांट से कि जिसको बीमारी नहीं वो हेल्दी है। समझे भाई? व्हाट इज हेल्थ? चलो नो, नोट करिए। हेल्थ इज a state of, health is a state of complete physical mental and ये बाद में जोड़ा गया social well-being, social well-being, and not merely absence of disease। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? देखो, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, समझिए मेरी बात। देयर आर नंबर ऑफ द पीपल who are educated, who are physically fit, है ना, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, दे आर मेंटली फिट, बहुत एजुकेटेड है, बट दे आर नॉट सोशली फिट। हु आर दोज पीपल? पहले बड़े कॉमन सी बात बता दूं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लाइक वो बात बात में गाली देते हैं, स्लैंग्स, ये उनकी आदत है, ये उनकी लैंग्वेज में, उनकी फितरत में। दे आर मेंटली इल काइंड, दे आर नॉट सोशली इल, like they are not socially fit, they are socially ill people, because what is the social norms? You must talk with each and everyone with due respect and with like due social following social norms। तो अगर कोई बंदा, ये सोशल नॉर्म तो है नहीं गाली देना, है ना। इफ समवन इज डिस्क्रिमिनेटिंग मेल फीमेल, ही इज और शी इज सोशली इल, है ना। और
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, है ना, ब्लैक वाइट, ठीक है, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन, पुअर रिच, किसी भी तरह का कोई जो डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उन लोगों को आप हेल्दी नहीं कह सकते, दे आर सोशली अनफिट पीपल। तो साइंस के हिसाब से वो लोग डिजीज लोग, बीमार लोग, ठीक है, जिनके अंदर किसी भी तरह का इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, वो बीमार लोग, है ना। तो इसलिए WHO ये कहता है कि अ पर्सन हु इज फिट, लाइक हु इज हेल्दी, ही और शी मस्ट बी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक भाई, नेक्स्ट, Yes. आर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई, अब आदमी बीमार कैसे हो सकता है ना, आर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई, अब कौन कौन चीज अफेक्ट कर सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर, इस पे किसी का कोई जोर नहीं, ये आदमी लेके ही पैदा होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, तो बंदा पैदा हुआ तो उसको जेनेटिक डिसऑर्डर पहले से है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो जेनेटिकली अनफिट हो सकता है, तो वो बीमार है। इन्फेक्शन, वो पैदा तो हुआ था हेल्दी, लेकिन किसी बीमार आदमी से उसको इन्फेक्शन हो गया। और आर लाइफ स्टाइल, ये तीन ही चीजें हैं जो हमको बीमार कर सकती हैं। लाइफ स्टाइल का क्या मतलब हुआ? जितने लोग आराम से रहने वाले हैं, लग्जरी में लाइफ रहते हैं, है ना, तो आप देखेंगे हार्ट अटैक उसको आएगा, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, डायबिटीज हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये किसी रिक्शे वाले को या किसी मजदूर को नहीं हो सकती, ये बड़े अमीर लोगों को ही होती है ना। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी लाइफस्टाइल की वजह से होती है ना। तो ये तीन चीजें होती है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिजीज। डिजीज क्या होती है? बीमारी क्या होती है? नोट कर लो। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज, any physical or functional change from the normal state, any physical or functional change from the normal state that causes discomfort, comma, disability or impairs the health of living organism, Disability. disability or impairs the health of living organism is called disease। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, अब डिजीज कितनी तरह की हो सकती है ना, तो नोट हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज, तो देखो डिजीज कितने टाइप की हो सकती है, तो नोट करेंगे, द डिजीज मे बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। अब पहला टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिजीज, तो पहली हमारी कॉन्जेनाइटल डिजीज, और दूसरी क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज, तो पहली कॉन्जेनाइटल है, दूसरी एक्वायर्ड डिजीज। अब कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है? फर्स्ट, अच्छा कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है क्या, नोट करेंगे, द कॉन्जेनाइटल डिजीज, दीज आर, मतलब जो बर्थ से ही पैदा पहले से हमारे पास हो, उनको हम लोग कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। जो पैदाइशी ही बंदे के अंदर डिजीज हो, उन्हीं को कॉन्जेनाइटल बोला जाता है, सिंस बर्थ।
These are anatomical or physiological abnormality. These are anatomical or physiological abnormality since birth. They may be, अभी किसकी वजह से हो सकती है? They may be due to genetic or chromosomal mutation or genetic or chromosomal mutation or environmental factor or environmental factor. Next, acquired disease, जो हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं, एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से एक्वायर करते हैं, तो वो एक्वायर्ड डिजीज, मतलब इन्फेक्शन से जो हमें होती है पैदा होने के बाद जो होती है. नेक्स्ट, एक्वायर्ड डिजीज. These develop after birth. These develop after birth. They may be further divided into two types. फिर से इनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. पहली हो गई कम्युनिकेबल, जो एक बंदे को हो और एक से दूसरे को फैल जाए. कम्युनिकेबल, इन्हीं को इन्फेक्शियस भी कहा जाता है. इन्फेक्शियस, तो पहली है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, और बी है नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस. नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. तो नोट करेंगे, ए कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. These disease are caused by pathogen like virus, bacteria and fungi. Full stop. They spread from a person to another, like TB. They spread from a person to another. एग्जाम्पल के तौर पे टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस. नॉन कम्युनिकेबल, अब हार्ट अटैक थोड़ा ना किसी को हो जाएगा, या डायबिटीज थोड़ा ना किसी को हो जाएगा, है ना. तो नॉन कम्युनिकेबल. These disease remains to confined to the person. These disease remains to confined to a person who develops them and do not spread to other people, like cancer, डायबिटीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. अब कुछ डिजीज, दूसरा क्या होता है, ये तो पूछा जाएगा आपसे इसमें, आपके स्कूल के एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ डिजीज पूछा था, कंजेनाइटल क्या होती है, या बाकी एक्वायर्ड क्या होती है, कितने टाइप होते सर एक्वायर्ड में आपने क्या बताया है? एक्वायर्ड मतलब जो हम एटमॉस्फेयर से बाहर से एक्वायर करें, है ना. ओके सर. मतलब हमारे पैदा होने के बाद जो हमको बीमारी हो. कंजेनाइटल जो मतलब बर्थ से ही हो. अब देखो यहाँ पर क्या है, सर आपने अभी ये डायबिटीज का जो बताया है, इसमें मतलब अगर हमारी पहले जनरेशन में होती है तो हमें भी हो सकती है, तो फिर सर ये कैसे एक्वायर्ड हुई? वो तो कंजेनाइटल हो गई ना. तो सर डायबिटीज हमने इसमें लिखा है ना, लेकिन देखो डायबिटीज सब नहीं होती. एक्चुअली क्या होता है, डायबिटीज दो होती है, डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मेलिटस.
तो जो डायबिटीज मेलिटस होती है ना, याद है 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, जो डायबिटीज मेलिटस होती है ना वो होती है वो कंजेनाइटल होती है, सब नहीं होती, हर डायबिटीज नहीं होती, सभी डायबिटीज नहीं होती, एक ही होती है डायबिटीज इंसिपिटस मेलिटस, सॉरी डायबिटीज मेलिटस, ओके सर। है ना। और वो भी डिपेंड करता है, देखो समझो इनसे, अगर सपोज दैट कि मतलब मेरे किसी फोर फादर को या किसी को डायबिटीज थी, लेकिन मैं एथलीट हूँ, मुझे कभी नहीं हो सकती, मैं कोई हार्ड वर्कर आदमी हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अलग है, मुझे हो ही नहीं सकती, तो क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज में आती है। कभी भी किसी आपको, मैंने बोला ना, कभी भी किसी मजदूर को डायबिटीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मतलब नहीं होता, कभी भी हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर मिलेगा ही नहीं किसी किसी लेबरर को या रिक्शे वाले को, कभी नहीं मिलेगा। कभी अभी देखा है कि कोई रिक्शा वाला मतलब सड़क पे या मजदूर कोई कोलैप्स हो गया हार्ट अटैक की वजह से? नेक्स्ट नहीं सर, यस सर। सर लेकिन अगर हमारी बर्थ के बाद भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में होता है तो भी डॉक्टर्स यही पूछते हैं कि पिछली जनरेशन में तो नहीं था, तो हाँ, फिर सर वो कैसे आ जाता है? वो वही बोलते हैं ना कि देखो जैसे क्या हुआ ना कि जीन्स किसी का वीक हुआ, तो अब देखो आपको पता है कि डायबिटीज कैसे होता है, इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता बीटा और अल्फा सेल से, है ना, बीटा सेल से। तो अब किसी फोर फादर में वो जीन वीक रहा है ना, तो अब वो तो जीन ट्रेवल कर रहा है, तो वीक जीन हमारे अंदर भी आ गया, तो हमारे अंदर भी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, सेम टाइम मैं एक एथलीट हूँ, तो अब हमारे अंदर जीन तो कमजोर है, लेकिन हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी उतनी स्ट्रांग है कि इंसुलिन जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, नहीं होगा। यस सर, ओके तो सर। वो हेरिडिटरी इसलिए पूछते हैं, दोनों के केस में पूछते हैं, है ना डॉक्टर, कि ये हेरिडिटरी है। दो चीज वो डॉक्टर इसलिए पूछता है ना कि वो जानना चाहता है कि ये हेरिडिटरी है, मतलब ये जेनेटिकल इसको हो गया है या इसकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है। यस सर। सर तो ये दोनों में इंक्लूड होता है, जेनेटिक में और लाइफस्टाइल में? हाँ, डायबिटीज इन टोटल डायबिटीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल में, नॉन इन्फेक्शियस में, और अगर हम इसको वैसे कंक्लूड करेंगे कि सिर्फ डायबिटीज मेलिटस की बात करेंगे तो वो कंजेनिटल में आएगी। यस सर। अब देखो, चलो कुछ लिख लो। अच्छा, आप देखोगे आप सब बहुत डिजीज से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा मैच द फॉलोइंग पे, एक तरफ लिखा होगा डिजीज, दूसरी तरफ उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसको फैलाने वाला जो डिजीज फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं लिखवाता जाऊंगा कुछ, मैं जितनी लिखवा दूं आपको वो बहुत याद नहीं करना, मैं जितना लिखवा दूं उतना मैं आप याद कर लेना, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग ले लो, वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस एंड ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से होता है। तो पहला, सबसे पहला है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसको कि हम कहते हैं फ्लू भी। तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिससे होता है, किससे होता है? ऑर्थोमिक्सोवायरस से। ऑर्थोमिक्सो वायरस। सेकेंड, चिकन पॉक्स। खूब ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से। मीजल्स रूबियोला वायरस से। रेबीज लाइसा वायरस से। मम्स मम्स होता है पैरामिक्सो वायरस से।
पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस से। एड्स, तो ये तो HIV। हाँ HIV से होता है। इसके हमको लाइफ साइकिल भी इसमें पढ़नी पड़ेगी, पूछा जाता है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट HIV की लाइफ साइकिल, है ना। और हेपेटाइटिस बी, इसका भी सर हेपेटाइटिस ही था। हाँ हेपेटाइटिस बी ये होता है, इसी से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से। सीरम हेपेटाइटिस वायरस, डेंगू, डेंगू वायरस से होता है। इतने नोट कर लो ना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इतनी बैक्टीरियल, कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 25-26 के आसपास डिजीज है। यही बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, आप रट्टा नहीं मारना, 2-4 बार अगर आप याद करोगे तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है।